बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग लीगल क्यूरीज। आज का हमारा टॉपिक है GQSO का कन्फेशन के हवाले से। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में अपने प्रीवियस लेक्चर में ज़िक्र किया था एडमिशन का, तो इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में कन्फेशन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। एडमिशन एक ब्रॉड टर्म है, लेकिन उसके मुकाबले में जो कन्फेशन है एक पार्ट है एडमिशन का, एक छोटा सा हिस्सा है। इसीलिए कहते हैं कि ऑल कन्फेशंस आर एडमिशंस बट ऑल एडमिशंस आर नॉट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग लीगल क्यूरीज। आज का हमारा टॉपिक है GQSO का कन्फेशन के हवाले से। आज हम देखेंगे कि कन्फेशन क्या होता है। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एडमिशन के बारे में देखा था, तो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ कन्फेशन। कन्फेशन के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इसका जनरल ओवरव्यू लें तो एडमिशन जो है वो एक बड़ी ब्रॉड टर्म है, बड़ी वसी एक टर्म है, लेकिन उसके मुकाबले में जो कन्फेशन है वो एक लिमिटेड सी टर्म है। वो एक पार्ट है एडमिशन का, एक छोटा सा हिस्सा है। तो इसीलिए कहते हैं कि ऑल कन्फेशंस आर एडमिशन बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन। अब वो कैसे, इसी को समझने के लिए हम डिटेल से देखते हैं। अगर हम इसके मीनिंग देखें कन्फेशन के, तो वो ये कहते हैं कि कन्फेशन इज एन एडमिशन मेड बाय अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस सजेस्टिंग एन इन्फ्रेंस दैट ही हैज कमिटेड द ऑफेंस। के किसी भी शख्स का जो इकबाल जुर्म, किसी भी शख्स का हकीकत को तस्लीम करना रिगार्डिंग टू हिज ऑफेंस। अगर कोई बंदा अपना जुर्म मान ले तो उसको कन्फेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एडमिशन रिगार्ड टू ऑफेंस, जो सिविल केसेस में हमने पढ़ा था कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट इन सिविल केसेस इज कॉल्ड एडमिशन एंड सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट इन क्रिमिनल केसेस इज कॉल्ड कन्फेशन। अब वो कैसे, अब फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा ये समझ लें कि एडमिशन करता है कि मैंने जी ए के इतने पैसे देने हैं, तो ये जुर्म तो नहीं, कर्जा लेना कोई ऑफेंस तो नहीं, तो लिहाजा उसकी मेहरबानी कि उसने मान लिया, तो ये तो हो गया एडमिशन। इसमें किसी किस्म का जुर्म का जिक्र नहीं किया गया। लेकिन जब कोई बंदा ये कहता है कि मैंने फलां का मर्डर किया, तो ये एक ऑफेंस है। इसलिए एडमिशन रिगार्डिंग टू ऑफेंस इज कॉल्ड कन्फेशन। तो इसीलिए ये हमने नीचे लिखा कि ऑल कन्फेशंस आर एडमिशन बट ऑल कन्फेशंस आर नॉट एडमिशन। तो अगर हम इसका आर्टिकल 38 देखें, तो आर्टिकल 38 हमें ये कहता है कि कन्फेशन विल इररेलेवेंट इन दीज कंडीशंस, कि इन सूरतों में लिया गया जो कन्फेशन है वो इररेलेवेंट होगा, उसकी कोई भी कानूनी जो है वैल्यू नहीं होगी। तो वो कंडीशंस कौन सी हैं? स्टेटमेंट ऑब्टेन्ड बाय थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस, कि ऐसा कन्फेशन जो लिया गया हो, मतलब किसी इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस के तहत। उसके अलावा इट इज़ मेड टू पर्सन इन अथॉरिटी, कि ऐसा कन्फेशन जो किसी अथॉरिटी के सामने किया गया हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स जो कि ऑफेंडर है, जो कि एक्यूज्ड है, जो समझता है कि इस शख्स के सामने अगर मैं कन्फेशन करता हूँ, अगर वो किसी को पर्सन इन अथॉरिटी समझ के कन्फेशन करता है तो वो इररेलेवेंट होगा। इसमें जजेस की वाइफ्स भी आती हैं, जज साहबान की बीवियां भी इसमें आती हैं, वो भी पर्सन इन अथॉरिटी समझी जाएंगी।
तो उसके अलावा पर्सन मेक्स कन्फेशन टू गेन एनी एडवांटेज और अवॉइड एनी इवल इन रेफरेंस टू प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम, के फिर वही बात कि वो जो एक्यूज्ड है उन लोगों के सामने कन्फेशन करे जिनको वो समझता है कि ये केस में मेरे लिए ये लोग मेरे लिए हेल्पफुल साबित होंगे, ये मेरे लिए मददगार साबित होंगे, तो ये केस में मेरी सज़ा में तखफीफ का बाइस बनेंगे। तो उसके अलावा अगर हम आर्टिकल 39 देखें तो आर्टिकल 39 ये कहता है कि कन्फेशन टू पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड, कि पुलिस ऑफिसर के सामने जो कन्फेशन होगा उसकी कोई भी कानूनी वैल्यू नहीं होगी, उसकी कोई भी वक़्त नहीं होगी। हमेशा जो कन्फेशन कोर्ट के सामने किया गया होगा उसकी वैल्यू होगी। तो इसलिए जो FIR में जो कन्फेशनल पार्ट होगा उसको जो है वो इरेज कर दिया जाएगा, तो जो नॉन कन्फेशनल पार्ट होगा उसको पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेगी। तो उसके अलावा हम देखेंगे कि हु इज़ पुलिस ऑफिसर के अंडर आर्टिकल 39 पुलिस ऑफिसर कौन है? अ पर्सन हु हैज़ द पावर टू मेक इन्वेस्टिगेट, कि ऐसा शख्स, ऐसा पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन की पावर रखता है वो पुलिस ऑफिसर कहलाएगा। एंड नंबर 2, पावर टू फाइल ए रिपोर्ट अगेंस्ट क्रिमिनल एंड हैव प्रोसिक्यूटेड हिम, कि जो बंदा एक जो रिपोर्ट फाइल करेगा अगेंस्ट क्रिमिनल एंड हैव प्रोसिक्यूटेड हिम। तो इसके अलावा हम आर्टिकल 40 देखें तो आर्टिकल 40 ये कहता है कि इसमें सिंपल ये बताया गया है कि पुलिस कस्टडी में किया गया कन्फेशन कोई भी कानूनी वक़्त का हामिल नहीं है। तो यहाँ बताया गया है कि अगर बंदा पुलिस कस्टडी में है, चाहे वो फैक्चुअली पुलिस कस्टडी में है या कंस्ट्रक्टिवली पुलिस कस्टडी में है, अब इससे क्या मुराद है? अगर कोई बंदा बराह रास्त बिला वास्ता लॉकअप में है तो वो कंस्ट्रक्टिवली पुलिस की कस्टडी में है। तो अगर पुलिस वाले उसको लेकर कहीं गए हैं हॉस्पिटल वगैरह में चेकअप करवाने के लिए, तो अगर वो इनसाइड द रूम है तो पुलिस वाले उसके बाहर इर्द गिर्द हैं तो वो अफेक्चुअली उनकी कस्टडी में होगा। तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि अगर कोई बंदा, अगर कोई एक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में, चाहे वो अफेक्चुअली है या वो कंस्ट्रक्टिवली है, वो कन्फेशन करे तो उस कन्फेशन की कोई भी कानूनी वैल्यू नहीं होगी सवाए वो किया गया कन्फेशन जो मजिस्ट्रेट के सामने किया हो। तो ये आर्टिकल 40 सिंपली ये बताता है कि पुलिस कस्टडी में भी कंस्ट्रक्टिव और अफेक्चुअल, कि वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और अफेक्चुअल भी हो सकती है। तो कन्फेशन मेड टू एनीवन इन पुलिस कस्टडी इज इनएडमिसिबल एक्सेप्ट मजिस्ट्रेट, के पुलिस कस्टडी में किया गया कोई भी जो कन्फेशन है उसकी कोई भी कानूनी वक़्त नहीं होगी सवाए उस कन्फेशन के जो मजिस्ट्रेट के सामने किया गया हो। तो इसकी 3 एग्जाम्पल और हैं कि फॉर एग्जाम्पल कन्फेशन मेड टू अदर प्रिजनर्स, के पुलिस वालों की गैर मौजूदगी में बाकी कैदियों के सामने किया गया जो कन्फेशन है उसकी भी कोई कानूनी वैल्यू नहीं होगी। और नंबर 2, कन्फेशन मेड टू ड्राइवर वाइल पुलिस इज एब्सेंट, कि पुलिस की गैर मौजूदगी में पुलिस ड्राइवर के सामने किया गया एडमिशन उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होगी। फॉर एग्जांपल कि अगर वो ड्राइवर के सामने कहता है कि यार मैंने जुर्म किया है, बंदा मैंने मारा है, लेकिन अब इनको ना बताना, तो इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। तो उसके अलावा ये लास्ट एग्जांपल है कि कन्फेशन मेड टू डॉक्टर इन द एब्सेंस ऑफ पुलिस, के पुलिस की गैर मौजूदगी में डॉक्टर के साथ किया गया कन्फेशन, डॉक्टर के सामने किया गया कन्फेशन उसकी भी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। तो अगर हम इसके अलावा आर्टिकल 41 देखें तो आर्टिकल 41 सिंपली ये कहता है कि दैट हाउ मच इंफॉर्मेशन रिसीव्ड,
तो आर्टिकल 41 ये बताता है कि एक्यूज्ड से इंफॉर्मेशन कैसे ली जाए। तो जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो तो आउट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन चली जाएंगी, वो इन्वेस्टिगेशन के अंडर फॉल नहीं करेंगी। तो यहाँ लिखा है पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस एंड ही इज इन पुलिस कस्टडी, ही मेक्स कन्फेशनल एंड नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट्स। इन सच स्टेटमेंट he discloses about place of hiding of object related to an offense। कि जब एक एक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में होता है तो वो कन्फेशनल एंड नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट्स देता है। तो इसी दौरान जब वो जिक्र करता है प्लेस ऑफ हाइडिंग रिलेटिंग टू द ऑब्जेक्ट, के जिस ऑब्जेक्ट से, जिस वेपन से उसने कोई ऑफेंस कमिट किया, तो इसको कहते हैं जी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। के जिस वो स्टेटमेंट में वो बताए कि उस जगह पे मैंने उस वेपन को छुपाया है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो काबिल कबूल है, ये वाली जो स्टेटमेंट है वो एडमिजिबल है। ये कन्फेशनल स्टेटमेंट में नहीं आएगी बल्कि इसको हम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट कहेंगे। तो उसके नतीजे में, उस स्टेटमेंट के नतीजे में अगर वो प्लेस ऑफ हाइडिंग से वो ऑब्जेक्ट मिल जाए तो फिर उसको कहते हैं डिस्कवरी स्टेटमेंट। इसलिए लिखा है कि ऑब्जेक्ट इज डिस्कवर्ड फ्रॉम प्लेस ऑफ हाइडिंग इज कॉल्ड डिस्कवरी स्टेटमेंट। इसी तरह अगर आर्टिकल 42 देखें तो आर्टिकल 42 ये कहता है कि इट इज़ एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 37। ये आर्टिकल 41 जो है आर्टिकल 37 की एक्सेप्शन है, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो कन्फेशन अंडर इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रोमिस जो है वो इररेलेवेंट है। लेकिन आर्टिकल 42 हमें ये कहता है कि अगर एक कन्फेशन में से ये अवामिल हटा दिए जाएं, ये वाले एलिमेंट हटा दिए जाएं, रिमूव कर दिए जाएं, तो तब ये कन्फेशन जो है वो रेलिवेंट हो जाएगा। अगर हम आर्टिकल 43 की बात करें, कन्फेशन विल नॉट इररेलेवेंट इफ इट ऑब्टेन्ड बाय दीज 5 कंडीशन। के जो कन्फेशन है वो इन 5 कंडीशंस में इररेलेवेंट नहीं होगा बल्कि वो रेलिवेंट ही समझा जाएगा। तो वो 5 कंडीशंस कौन सी हैं? सॉरी, नंबर 1 प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी in consequences of deception when accused was drunk in answer to question he should not have answered, and number 5 want of warning that he is not bound to make it। मतलब कि अगर कोई कन्फेशन वो प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी के अंडर किया गया हो तो वो कभी भी इररेलेवेंट नहीं होगा, वो रेलिवेंट होगा। और नंबर 2 अगर कोई कन्फेशन चाहे धोखाधड़ी से लिया गया हो लेकिन फिर भी वो कन्फेशन तस्वुर होगा। तो नंबर 3 व्हेन एक्यूज्ड वाज ड्रंक, इवन के जब एक्यूज्ड नशे की हालत में है, उसे अपनी होश नहीं है, तो उस हालत में लिया गया कन्फेशन भी रेलिवेंट तस्वुर होगा। एंड नंबर 4 इन आंसर टू क्वेश्चन ही शुड नॉट हैव आंसर्ड, कि उससे कोई सवाल किया गया तो उस सवाल के नतीजे में उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो ये एडमिट समझा जाएगा, यही समझा जाएगा कि उसने कन्फेशन कर लिया। एंड नंबर 5 वांट ऑफ वार्निंग दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक इट, कि उसको कहा जाता है कि हमारी तरफ से तुम बाउंड नहीं हो कि इन सवालों के जवाब दो, लेकिन फिर भी वो कन्फेशन कर ले तो इट इज़ ए रेलिवेंट कन्फेशन। तो अगर हम आर्टिकल 44 देखें तो वो ये कहता है कि when more person than one tried jointly in same offense and confession made by one of them, कि अगर एक से ज़्यादा शख्स ज्वाइंटली जो है वो ट्राइड किए जाएं, उनका ज्वाइंट ट्रायल हो तो एक ही ऑफेंस में, तो उनमें से जो एक पर्सन जो है वो कन्फेशन करेगा
तो वो सिर्फ उस पर ही एप्लीकेबल होगा, बाकियों पे एप्लीकेबल नहीं होगा। जिसने कन्फेशन किया है वो सिर्फ उसी के अगेंस्ट कंसीडर किया जाएगा। हाँ, बाकियों के खिलाफ वो एक सरकमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पर यूज़ हो सकता है, तो उसका खमियाजा बाकियों को नहीं भुगतना पड़ेगा। जैसा कि बेल एक्ट में लिखा है कि सच कन्फेशन शैल बी प्रूफ अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, कि जिसने इसको किया है सिर्फ उसी पे लागू होगा। द कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन सच कन्फेशन एज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, के बाकियों के अगेंस्ट वो एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यूज़ हो सकता है। तो अगर हम नेक्स्ट आर्टिकल 44 की तरफ जाएं तो आर्टिकल 44 ये कहता है, हम यहाँ दो कॉन्सेप्ट्स देखेंगे रिगार्डिंग टू कन्फेशन। नंबर 1 डिलेड कन्फेशन एंड नंबर 2 रिट्रैक्टेड कन्फेशन। अब डिलेड कन्फेशन से मुराद कि वो कन्फेशन जो मतलब कि देर से दिया गया हो। अब इसके हवाले से एक केस लॉ मौजूद है 2001 PCR LJ 1402। ये कहता है कि कन्फेशन कैन बी मेड एट एनी स्टेज ऑफ ट्रायल, के ट्रायल की किसी भी स्टेज पे कन्फेशन किया जा सकता है। तो डिलेड कन्फेशन इज रेलिवेंट अंडर दिस केस लॉ। और इसका दूसरा एक कॉन्सेप्ट है रिट्रैक्टेड कन्फेशन। अब रिट्रैक्टेड कन्फेशन से मुराद कि क्या कन्फेशन करके उससे मुकरा जा सकता है। तो जी बिल्कुल, रिट्रैक्टेड कन्फेशन का कॉन्सेप्ट भी मौजूद है। तो यहाँ एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या रिट्रैक्टेड कन्फेशन की बेसिस पे पनिशमेंट होगी या नहीं। तो ये हम देखेंगे कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन, इसका केस लॉ है जी 1989 PCR LJ पेज नंबर 574। He says that conviction upon retracted confession after corroborated with other material particulars। अगर कोई बंदा कन्फेशन करता है, बाद में वो मुकर जाता है कि मैंने फलां बंदे के इन्फ्लुएंस में आके, फलां बंदे के डर की वजह से मैंने ये कन्फेशन किया था, लिहाजा मैंने ये मर्डर नहीं किया। तो अगर उसकी ये स्टेटमेंट करने से पहले उसके कन्फेशन के रिलेटेड पर्टिकुलर प्रूव हो गए हैं, वो सारे वो उसके पर्टिकुलर्स जो हैं वो साबित हो चुके हैं, तो फिर वो उसका जो मुकरना बनता ही नहीं, फिर उसको कन्विक्शन होगी ही होगी। लेकिन अगर कोई भी रिकवरी वगैरह नहीं हुई तो फिर वो मुकर जाता है, तो फिर उसको सज़ा होगी, लेकिन विद कॉरोबोरेटेड अदर मटीरियल पर्टिकुलर्स। मतलब कि उसको सिर्फ उसकी बेस पे सज़ा नहीं होगी। अगर वो मुकर जाए तो फिर उसकी तस्दीक की जाएगी कि वाकई ये ठीक कह रहा है या नहीं। सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं तो रिट्रैक्टेड कन्फेशन से मुराद के एक कन्फेशन करके उससे मुकरा जा सकता है, तो लेकिन अगर तो रिकवरी वगैरह नहीं हुई तो फिर बंदा मुकर जाए कि कहे कि मैंने फ़लाँ के इन्फ्लुएंस में आके ये कहा था, तो फिर वो काबिल कबूल है। लेकिन अगर रिकवरीज वगैरह हो गई तो फिर उसके मुकरने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी विद कॉरोबोरेशन विद अदर मटीरियल पर्टिकुलर्स, तो उसको स्ट्रेंथन उसकी करके उसके कन्फेशन को, तो फिर उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रिगार्डिंग कन्फेशन। आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।